हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक की वीडियो में अपन गेहूं की क्रॉप पढ़ रहे थे। गेहूं की क्रॉप के बारे में डिस्कस कर रहे थे। गेहूं का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, कुल क्या होता है ग्रेमिनिया पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 12 बराबर 42। मैंने आपको ये भी बताया था गेहूं 3 प्रकार का होता है, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। कौन से गेहूं को उगाते हैं अपन? हेक्साप्लॉइड गेहूं को उगाते नहीं उगाते बेटा, यानी ट्रिटिकम एस्टिवम। 87% क्षेत्रफल में इसी को उगाया जाता है भारत के अंदर, और 12% के अंदर मैंने बताया था कि ट्रिटिकम ड्यूरम को उगाया जाता है। फिर उसके बाद अपन ने जलवायु पढ़ी, महत्व पढ़ा, मृदा खेत की तैयारी पढ़ी, उन्नतशील किस्में पढ़ी, कुछ किस्में अलग अलग तरीके से बताई। आज पढ़ेंगे अपन बेटा बीज दर एवं बीजोपचार। हेडिंग डाल दो, बीज दर एवं बीजोपचार, ये पढ़ेंगे। बीज दर एवं बीजोपचार। अब यदि गेहूं की बुआई करनी है सामान्य तरीके से 100 किलो में सामान्य, तो कितना बीज चाहिए? 100 किलोग्राम। यदि लवणीय क्षेत्रों में देरी से बुआई करनी है तो 100 से सवा सौ किलोग्राम। यदि क्या नाम से डिबलर बीज से करनी है तो वैसे 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त होता है। बीजों की बुआई करने से पूर्व क्या करेंगे बेटा? 20% नमक की घोल से उपचारित करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? उनको थायरम या कैप्टान से उपचारित करेंगे। फिर उसको पीएसबी दोलक से, फास्फोरस सोल्यूशन बैक्टीरिया से उनको क्या कर देते हैं? उपचारित कर देते हैं। देखो बेटा, गेहूं की सामान्य बुआई के लिए, गेहूं की सामान्य बुआई के लिए, गेहूं की सामान्य बुआई के लिए 100 किलोग्राम तथा लवणीय क्षेत्रों में एवं देशी बुआई करने के लिए तथा लवणीय क्षेत्रों एवं देशी बुआई करने के लिए, देरी से पछेती बुआई के लिए, पछेती बुआई के लिए, यानी लवणीय क्षेत्रों में और पछेती बुआई के लिए 125 किलोग्राम। कितना बेटा? 125 किलोग्राम। तथा डिबलर विधि से, तथा डिबलर विधि से 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, पर्याप्त होता है। ठीक है बेटा, यानी गेहूं की सामान्य बुआई के लिए कितना? 100 किलोग्राम तथा लवणीय क्षेत्रों में एवं लवणीय क्षेत्रों में पछेती बुआई के लिए 125 किलोग्राम तथा डिबलर विधि से कितना चाहिए बेटा? 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। आगे लिखो, गेहूं के बीजों की बुआई करने से पूर्व, गेहूं के बीजों की बुआई करने से पूर्व, बुआई करने से पूर्व गेहूं के बीजों की बुआई करने से पूर्व 20% नमक के घोल से, 20% नमक के घोल से उपचारित कर देना चाहिए, उपचारित कर देना चाहिए। यानी जब अपन इसकी बुआई करेंगे उससे पहले क्या करेंगे? 20% नमक के घोल से उपचारित करेंगे। उसके बाद 2 या 3 ग्राम, उसके
उसके बाद 2 या 3 ग्राम आयरन या कैप्टॉन, आयरन या कैप्टॉन प्रति किलो बीज की दर से, प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देते हैं, उपचारित कर देते हैं। अब इसको फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया से भी क्या कर देते हैं, इसको उपचारित कर देते हैं। देखो बेटा आगे, गेहूं के बीजों को फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया, फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया एवं एजोटोबैक्टर से उपचारित कर देते हैं, एजोटोबैक्टर से उपचारित कर देते हैं। ये लो बेटा, बीज दर एवं बीजोपचार, यानी गेहूं की सामान्य बुआई के लिए 100 किलोग्राम तथा लवणीय छिद्रक पछेदी बुआई के लिए 125 किलोग्राम, डिपलर विधि से 30 से 40 किलोग्राम तथा जब गेहूं के बीजों की बुआई करेंगे उससे पहले अपन 20% नमक के घोल से उपचारित करेंगे। उसके बाद किससे करेंगे बेटा, नमक के घोल से। फिर उसके बाद 2-3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से 2-3 ग्राम आयरन कैप्टॉन से उपचारित करेंगे। उसके बाद पीएचपी से, एक पिछली बार इससे जस्ट पिछली बार जो पेपर हुआ था ना बोर्ड का, उसमें पीएचपी की फुल फॉर्म पूछी थी, पीएचपी फास्फोरस सॉल्यूशन बैक्टीरिया। पीएचपी फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, फास्फोरस सॉल्यूशन बैक्टीरिया, पीएचपी फास्फोरस सॉल्यूशन बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, ये हो गया बीज दर एवं बीजोपचार। अब पढ़ेंगे बेटा बुआई का समय, यानी इसकी बुआई का समय क्या होता है। ये भी बुआई कब कर देते हैं बेटा, नवंबर के प्रथम पखवाड़े, तब तक कर देते हैं नवंबर के प्रथम पखवाड़े तक गेहूं की क्या कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है। जिसमें कतार से कतार की दूरी क्या रखेंगे, 22.5 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हैं बेटा, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, बुआई का समय एवं विधि लिखो, बुआई का समय एवं विधि। एक पेपर एग्जाम में पूछ दिया जाता है, आगे हम जो कॉम्पिटिशन दोगे ना जेईई की, वो पूछते हैं गेहूं की बुआई कब तक की जाती है, गेहूं की बुआई कब की जाती है, तो उसमें सीधा आंसर ये आएगा कि नवंबर के प्रथम पखवाड़े में। पखवाड़ा क्या होता है बेटा, जो 15 दिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पखवाड़ा बोलते हैं। लिखो, गेहूं की बुआई, गेहूं की बुआई नवंबर के प्रथम पखवाड़े में, नवंबर के प्रथम पखवाड़े में की जाती है, नवंबर के प्रथम पखवाड़े में की जाती है, क्या कर दी जाती है। कतार से कतार की दूरी, कतार से कतार की दूरी कितनी रखते हैं बेटा, कतार से कतार की दूरी होती है 22.5 सेंटीमीटर। कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी, तथा पौधे से पौधे की दूरी कितनी सेंटीमीटर रखी जाती है बेटा, 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। यानी गेहूं की बुआई कब तक करते हैं बेटा, नवंबर के प्रथम
पॉइंट कर देते हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में कहीं पर पूछा जा चुका है कि गेहूं में कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है। ध्यान रखना 22.5 सेंटीमीटर कितनी रखी जाती है बेटा, 22.5 सेंटीमीटर। गेहूं में कतार से कतार की दूरी क्या रखते हैं, 22.5 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखेंगे बेटा, 10 सेंटीमीटर। क्या रखेंगे, 10 सेंटीमीटर। इसके बाद पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक, ठीक है बताओ। अब खाद एवं उर्वरक में क्या होता है बेटा कि गेहूं की जब अपन बुआई करेंगे उससे कितने सप्ताह पूर्व आप 1 महीना लगा लो, यानी 1 माह पूर्व क्या करेंगे, 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, फिर उसके बाद में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस व 30 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। लिखो बेटा इसमें, गेहूं की बुआई करने के, गेहूं की बुआई करने की कितने माह पूर्व, 1 माह पूर्व, 1 माह पूर्व गेहूं की बुआई करने के 1 माह पूर्व 10 से 15 टन, 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देते हैं, प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश, 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। यानी गेहूं के अंदर जब खाद उर्वरक देंगे अपन, तो जब गेहूं की बुआई करेंगे उससे पहले 1 माह, यानी 4 से 6 सप्ताह लिख सकते हो आप, 4 सप्ताह लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। यानी एक माह पूर्व 15 से 20 टन तो क्या होगी, सड़ी हुई, 10 से 15 टन तो क्या होगी, सड़ी हुई गोबर की खाद। 10 से 15 टन, 15 से 20 है बेटा, 15 से 20 टन, 15 से 20 टन तो सड़ी हुई गोबर की खाद, ये प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं बेटा, मिला देते हैं। फिर क्या करेंगे, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। अब आगे बेटा, खेत की तैयारी करते समय देना चाहिए नाइट्रोजन की आधी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी करते समय दे देना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय, खेत की तैयारी करते समय दे देना चाहिए, करते समय दे देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन को
शेष नाइट्रोजन को दो बराबर भागों में बांटकर शेष नाइट्रोजन को दो बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। ये हो गया बेटा खाद एवं उर्वरक। जब गेहूं की बुआई करेंगे उससे एक माह पूर्व 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद, 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास, ये प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा, ये अपन प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे। और शेष नाइट्रोजन दो बराबर भागों में बांटकर खड़ी फसल में समान रूप से उसको क्या कर देते हैं बेटा, छिटक देते हैं। अब पढ़ेंगे इसके बाद में खाद उर्वरक के बाद में है सिंचाई। गेहूं में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है बेटा, कितनी? 6 सिंचाई। गेहूं में कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है? 6 सिंचाई। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि गेहूं की क्रिटिकल स्टेज यानी गेहूं की निम्न में से क्रांतिक अवस्था होती है, यदि आपसे क्रिटिकल स्टेज पूछता है तो आपको क्या करना है, हमेशा गेहूं की क्रिटिकल स्टेज कितने दिन बाद आती है बेटा? 21 दिन के बाद में आती है। कितने दिन के बाद में आती है? 21 दिन के बाद में। ध्यान रखना इसका कि गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिएशन, हिंदी में बोलते हैं शीर्ष जड़ फुटान। हेडिंग डालो बेटा सिंचाई। सिंचाई गेहूं में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। गेहूं में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है बेटा? 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली सिंचाई, प्रथम सिंचाई। प्रथम सिंचाई करेंगे अपन बुआई करने के कितने से दिन बाद? 20 से 25 दिन बाद। प्रथम सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद। कब करेंगे? शीर्ष जड़ फुटान के बाद, शीर्ष जड़ फुटान पर। इस स्टेज पे अपन सिंचाई करेंगे। कौन से स्टेज पे? शीर्ष जड़ फुटान। ये ही क्रांतिक अवस्था है, यानी आपसे पूछा जाए कि निम्न में से गेहूं की क्रांतिक अवस्था, तो हिंदी में अंग्रेजी में शॉर्ट नेम होता है इसका CRI, क्राउन रूट इनिएशन, यानी शीर्ष जड़ फुटान। ठीक है बेटा। अब दूसरी सिंचाई कब करेंगे? दूसरी सिंचाई करेंगे, दूसरी सिंचाई करेंगे बुआई के 40 से 45 दिन बाद। कितने दिन बाद बेटा? बुआई के 40 से 45 दिन बाद। और वो कब करेंगे? फुटान के समय करेंगे, जब हमारा गेहूं फुटान करना प्रारंभ करेगा, फुटान करते समय। ठीक है, कंप्लीट बेटा। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद। अब तीसरी सिंचाई करेंगे 60 से 65 दिन बाद। कब करेंगे बेटा? 60 से 65 दिन बाद। लिखो, तीसरी सिंचाई बुआई के
कितने दिन बाद बेटा? 60 से 65 दिन बाद। 60 से 65 दिन बाद। अब 60 से 65 दिन के बाद में जो गेहूं में क्या बनना प्रारंभ हो जाती है? गांठें बनना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि बेटा गांठ बनते समय, गांठ बनते समय, ठीक है बेटा। 3 सिंचाई आ गई समझ। पहली 20 से 25, दूसरी 40 से 45, तीसरी 60 से 65। पहली सिंचाई सीड जड़ फुटान, दूसरी फुटान के समय, तीसरी गांठ बनते समय, ठीक है। अब इसके बाद में अगली सिंचाई पढ़ेंगे चौथी सिंचाई। चौथी सिंचाई कब करेंगे बेटा? चौथी सिंचाई बुआई के 80 से 85 दिन बाद, यानी हमारी गेहूं की कब तक, यानी जब हमारा गेहूं 80 से 85 दिन का हो जाए तब हमें क्या कर देनी चाहिए? चौथी सिंचाई कर देनी चाहिए। और ये कौन सी स्टेज में करेंगे बेटा? बाली बनते समय, बाली बनते समय, ठीक। अब अपन लोग क्या करेंगे? पांचवी सिंचाई करेंगे। पांचवी सिंचाई कब करेंगे? दूधिया अवस्था में। पांचवी सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद? 100 से 105 दिन बाद। कौन सी स्टेज में करेंगे? दानों की दूधिया अवस्था में। तो दाने दूधिया अवस्था में होंगे तब करेंगे दूधिया अवस्था, ठीक है बेटा। अब लास्ट में करेंगे वो 115 से 120 दिन बाद, और वो कब करेंगे? दाना करते समय। छठी सिंचाई तो बेटा, छठी सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद बेटा? 115 से 120 दिन बाद। से 120 दिन बाद दाना पकते समय। ये लो जी, ये होगी 6 सिंचाई। गेहूं में कितने सिंचाइयों की आवश्यकता होती है बेटा? 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है? 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो पहली सिंचाई करेंगे वो बुआई के कितने दिन बाद करेंगे? 20 से 25 दिन बाद करेंगे। यही क्या होती है? गेहूं की क्रिटिकल स्टेज होती है, CRI स्टेज होती है। दूसरी सिंचाई करेंगे वो 40 से 45 दिन बाद करेंगे, गांठ बनते समय। तीसरी सिंचाई कब करेंगे? सॉरी, फुटान बनते समय। तीसरी सिंचाई करेंगे 60 से 65 दिन बाद, जो गांठ बनते समय। चौथी सिंचाई करेंगे 80 से 85 दिन बाद, बाली निकलते समय। पांचवी सिंचाई करेंगे 100 से 105 दिन बाद, दूधिया अवस्था में। और छठी सिंचाई करेंगे 115 से 120 दिन बाद, दाना पकते समय। 20, 25, 40, 45, 60, 65, 80, 85, 100, 105, 115 से 120। और याद है कोई बेटा? हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार 20, 25 पहली सिंचाई कब करेंगे? 20 से 25, 40 से 45, 60 से 65, 80, 85, 85, 100 से 105, 115 से 120। पहली सिंचाई सीड जड़ फुटान के समय, दूसरी सिंचाई फुटान करते समय, तीसरी गांठ बनते समय, चौथी सिंचाई बाली निकलते समय, पांचवी सिंचाई दूधिया अवस्था में, और छठी सिंचाई जब दाना पकेगा उस समय हमें गेहूं के अंदर कर देनी चाहिए। ध्यान रखना, गेहूं की सिंचाई की आवश्यकता होती है 6, और क्रिटिकल स्टेज कौन सी हो गई? सीड जड़ फुटान। अब पढ़ेंगे बस इसके बाद गिराई बताइए। यानी जब अपन गेहूं की बुआई करेंगे, बुआई करने के लगभग 20 से 25 दिन बाद
पहली निराई गुड़ाई करेंगे, खरपतवारों को बाहर निकालेंगे। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करेंगे बेटा, आधा kg 240 या फिर 500 ml 240 को 600 लीटर पानी में घोलेंगे और घोलने के बाद प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देते हैं, उसका छिड़काव कर देते हैं। देखो बेटा, गेहूं की बुआई करने के कितने दिन बाद बताओ, 20 से 25 दिन बाद। 20 से 25 दिन बाद गेहूं की बुआई करने के कितने दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए 240 का मैंने पूरा नाम बताया था, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 240 आधा किलोग्राम 600 लीटर पानी में घोलकर 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देना चाहिए। यानी गेहूं की बुआई करने के कितने दिन बाद बेटा, 20 से 25 दिन के बाद अपन निराई गुड़ाई करेंगे और खरपतवारों को निकाल देंगे। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या बेटा, 240 का प्रयोग कितना करेंगे, आधा kg कितने लीटर पानी में घोलेंगे बेटा, 600 लीटर पानी के अंदर घोलेंगे और घोल के उसको प्रति हेक्टेयर की दर से उसका क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। अब इसमें एक और खरपतवार होता है, वो होता है गेहूं सा फैलेरिस माइनर, गेहूं का मामा या गुल्लेंडा। उसके नियंत्रण के लिए क्या करें, उसके नियंत्रण के लिए तो गेहूं में फैलेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए फैलेरिस माइनर के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोटोयूरॉन नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गई निराई गुड़ाई। यानी जब अपन गेहूं की बुआई करेंगे उसके कितने दिन बाद, 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देंगे। फिर क्या होगा, 240 का प्रयोग करेंगे, आधा kg 500-600 लीटर पानी में घोलेंगे, प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करेंगे। इसमें एक नकलची खरपतवार होता है जिसको गेहूं भूसा बोलते हैं या गेहूं का मामा बोलते हैं, गुल्लेंडा बोलते हैं। फैलेरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है बेटा, 2 ग्राम। ध्यान रखना,
फेलेरिस माइनस का टेस्ट वेट कितना होता है 2 ग्राम। गेहूं का टेस्ट वेट पूछे तो 40 ग्राम। ठीक है, आइसोप्रोटोन नाम की दवा से प्रति हेक्टेयर इंडस्ट्री क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब पढ़ेंगे अपन पादप संरक्षण। ये तो क्या पढ़ लिया अपन ने निराई गुड़ाई तक, अब पढ़ेंगे पादप संरक्षण। गेहूं में 5 से 6 प्रकार तक के रोग लगते हैं। ये अपने डिटेल्स में ये शॉर्ट तरीके से अपने इसमें दिया हुआ है। यदि गेहूं की फसल को पाले से बचाना है, इसका छिड़काव करना चाहिए 0.1% गंदगी को करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। पादप संरक्षण सबसे पहले पढ़ेंगे कीट। सबसे पहला कीट पढ़ेंगे दीमक। क्या पढ़ेंगे, दीमक। अब दीमक की रोकथाम के लिए क्या करेंगे बेटा, वही क्लोरीपाइरिफॉस 2400 ml प्रति लीटर की दर से घोल बना के क्या कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। लिखो, इस कीट की रोकथाम के लिए कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे बेटा, क्लोरीपाइरिफॉस। इस कीट की रोकथाम के लिए क्लोरीपाइरिफॉस कितना ml, 2400 ml। कितना बेटा, 2400 ml प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए बेटा, प्रयोग करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। ये लो जी दीमक कंप्लीट, यानी क्लोरीपाइरिफॉस का प्रयोग करेंगे 2400 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। अब पढ़ेंगे तनाछेदक, थ्रिप्स और मोइला। तनाछेदक, थ्रिप्स, मोइला और हरा पीला। यानी तनाछेदक हो गया, थ्रिप्स हो गया, मोइला हो गया और हरा पीला हो गया। लिखो बेटा, इन कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटों की रोकथाम के लिए इन कीटों की रोकथाम के लिए 1200 ml मिथाइल डिमेटाम, 1200 ml मिथाइल डिमेटाम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कौन कौन से कीट हो गए बेटा, दीमक। दीमक के लिए अपन ने किसका प्रयोग किया, क्लोरीपाइरिफॉस 2400 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। फिर तनाछेदक, थ्रिप्स, मोइला और हरा पीला, इन कीटों की रोकथाम के लिए अपन ने क्या यूज किया, मिथाइल डिमेटाम। एक कीट और बच गया। कीट के बाद में कुछ इसके रोग बचे, और रोग करने के बाद में टाइम मिटाई और ये फसल हमारी क्या हो जाएगी, कल कंप्लीट हो जाएगी। आज की वीडियो में बेटा अपन इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।